हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम स्टेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं जीके जीएस का। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तो ये कहाँ है? तो ये बृहदेश्वर मंदिर में। कहाँ? बृहदेश्वर मंदिर में ये जो है नंदी की जो भारी भरकम मूर्ति है, ये भारत में एकमात्र जो है सबसे विशाल नंदी की मूर्ति माना जाता है। अब बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? ये तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, ये तमिलनाडु में है। अगर तमिलनाडु में और हम बात कर ले तो ये मीनाक्षी मंदिर है तमिलनाडु में। ये मीनाक्षी मंदिर है, बैकुंठ पेरुमल की है। ठीक है, बैकुंठ पेरुमल की है। और उसके बाद शोर मंदिर है। कौन है? ये शोर मंदिर एक है। ये सब जो है तमिलनाडु में स्थित मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर, बैकुंठ मंदिर, शोर मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, ये चारों मंदिर जो है तमिलनाडु राज्य में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो ये है आपका, ये उड़ीसा में है। ठीक है, ये उड़ीसा में है लिंगराज मंदिर। और उड़ीसा में कौन है? और एक है कोणार्क का, सूर्य के कोणार्क का जो मंदिर है, कोणार्क। ठीक है, ये कोणार्क का मंदिर। और उसके बाद जगन्नाथ मंदिर और जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, ये जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क और लिंगराज मंदिर, ये कहाँ है? ये उड़ीसा में है। और कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, इसका एमपी में है। अगला है कि प्रिंस दारा सिकोह किस सूफी धारा का अनुयायी था? तो ये किस धारा का था? ये कादरी सूफी धारा का ये अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो ये किसने दिया था उपहार में? तो ये दिया था मीर जुमला ने। कौन? मीर जुमला ने। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे है क्वेश्चन, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो अकबरकालीन जो सैन्य व्यवस्था थी वो थी किस पे आधारित? मनसबदारी पर। क्या? मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। अगर हम अकबर की बात कर लेते हैं तो अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? ये 1562 में किया था। और तीर्थ यात्रा पर जो कर था वो कब समाप्त किया था? ये भी 1562 में किया था। और जजिया कर कब समाप्त किया? ये जजिया कर जो है ये हिंदुओं पर लगता था। ये जजिया कर जो है 1563 ईस्वी में समाप्त किया था। और उसके बाद इन्होंने एक दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। इसको अपनाने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? ये बीरबल था। ठीक है, ये बीरबल था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के दरबार में कवि थे? तो किस राजा के दरबार में कवि थे? तो ये आपका एक कृष्णदेव राय। कौन? कृष्णदेव राय के दरबार के ये कवि थे। अगर हम कृष्णदेव राय की बात कर लेते हैं तो ये तुलु वंश के महान शासक थे। और इसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 श्रेष्ठ कवि थे। ठीक है, तेलुगु साहित्य के 8 श्रेष्ठ कवि थे। इसीलिए इनके जो शासन काल को क्या कहा जाता है? तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। इनके शासन काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। और इनकी रचना जो थी दो रचना थी। एक थी आमुक्त माल्याद। ठीक है, ये आमुक्त माल्याद थी कृष्णदेव राय की। और एक थी जाम्बवती। क्या? जाम्बवती। ठीक है, ये संस्कृत में थी रचना इनकी, ये संस्कृत में थी। इन्होंने 2 मंदिर बनवाया था। एक बनवाया था हजारा मंदिर और एक था विट्ठल स्वामी मंदिर। ठीक है, एक विट्ठल स्वामी मंदिर इन्होंने बनवाया था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर के
उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो किसने छीना था? ये हरियर द्वितीय ने छीना था। और विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने किसने रखी थी? तो ये हरियर और बुक्का ने। ठीक है, ये नामक दो भाई थे, हरियर और बुक्का। हरियर और बुक्का थे, ये दोनों जो है ये विजयनगर साम्राज्य की क्या थे? ये नींव डाली थी। अब आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? तो किसने? तो ये किसने दिया था? ये दिए थे दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। अगर हम एस एन बनर्जी, ठीक है, यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अगर हम बात कर लेते हैं, इनकी दो किताबें थी, एक थी बंगाली और दूसरा था अ नेशन। ठीक है, अ नेशन इन मेकिंग। ठीक है, अ नेशन इन मेकिंग। ठीक है, ये दोनों जो इनकी फेमस बुक है बनर्जी की, ये बंगाल और अ नेशन इन मेकिंग, ये दोनों जो है इनकी किताबें हैं। और अगला है अरविंद घोष की। अरविंद घोष का क्या है? एक कर्मयोगी। ठीक है, कर्मयोगी, युगांतर, लाइफ डिवाइन। क्या? युगांतर और लाइफ डिवाइन। ये लाइफ डिवाइन, ये इनकी जो है कुछ इसमें से पत्रिका है और ये बुक है। जिसे ये युगांतर है, ये जो है इनकी पत्रिका है, ये लाइफ डिवाइन इनकी बुक है, और कर्मयोगी भी। और फिरोज शाह मेहता, ये फिरोज शाह मेहता के ये जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना के सदस्यों में से एक थे। फिरोज शाह मेहता जो थे, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जब हुई थी तो उनके ये मेन सदस्य थे। और अगला है ये दादा भाई नौरोजी। अगर दादा भाई नौरोजी की हम बात कर लेते हैं तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी एवं अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, रूल इन इंडिया, ये इनकी जो है बहुत फेमस बुक है। इसमें जो है ये इकोनॉमिक संबंधी भारत के मतलब कि पर व्यक्ति आय कितना है, इन्होंने इसमें ये बताया है। और अगला बुक है इनकी रस्ट। ठीक है, गुप्तुर। ठीक है, और ये जो है 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, अध्यक्षता की थी 1906 में। तो इन्हीं की अध्यक्षता में स्वराज शब्द का पहली बार स्वराज शब्द का जो है यूज किया गया था, स्वराज शब्द। ठीक है, स्वराज शब्द का यूज किया गया था। और इन्हें जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि किस युद्ध के साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ था। तो किस युद्ध के साथ? ये वांडीवास जो युद्ध था, इसके साथ ही जो है फ्रांसीसियों की चुनौती का अंत हुआ था। इसमें जो फ्रांसीसी बहुत बुरी तरह पराजित हुए थे। ये कब हुआ था? ये 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। और प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था? ये 1757 में हुआ था। किसके बीच में? ये अंग्रेज़ों के बीच में। ठीक है, ये अंग्रेज़ों के बीच में और सिराजुद्दौला, और किसके? सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें सिराजुद्दौला जो है पराजित होता है। और उसके बाद जो बक्सर का युद्ध, ठीक है, ये बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। किनके बीच में? ये अंग्रेज़ों और मीर कासिम। ठीक है, अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच में हुआ था, जिसमें जो है अंग्रेज़ विजयी होते हैं और मीर कासिम जो है हार जाता है। आगे देखते हैं, आगे की प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो द्वैत शासन प्रणाली जो किस अधिनियम के अंतर्गत? ये ऑप्शन सी 1919 के अंतर्गत लागू की गई थी। इसमें जो है प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी। और उसके बाद पहली बार जो है केंद्रीय बजट को, ठीक है, क्या? केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था। जो राज्य का बजट था उससे जो है अलग कर दिया गया था।
और उसके बाद इसमें जो पहली बार महिलाओं को जो है वोट देने का वोट देने का अधिकार महिलाओं को मिला था। पहली बार महिलाओं को मिला था वोट देने का अधिकार। अब आगे देखते हैं, अगला है कि किस ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो किस सन में हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1885 में। ठीक है, 1885 में हुआ था। और इसी 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1885 में ही कांग्रेस की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और 1885 में जो है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पहला मराठा सरदार कौन था? ये पेशवा बाजीराव द्वितीय था। कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगर हम लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की बात कर लेते हैं तो इन्होंने सहायक संधि के द्वारा जो सबसे पहले किसको मिलाया था? किसको? तो ये हैदराबाद को मिलाया था। किसको? ये हैदराबाद को सबसे पहले सहायक संधि के द्वारा अंग्रेजी राज्य में मिलाया था। कब मिलाया था? ये 1798 में मिलाया था। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? ये हर्षवर्धन है। ये तीनों के लेखक नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ठीक है, इन तीनों के लेखक जो है हर्षवर्धन है। अगर बाणभट्ट की बात कर लेते हैं तो बाणभट्ट जो है एक कादम्बरी, ठीक है, कादम्बरी और उसके बाद हर्षचरित्र। कौन? ये हर्षचरित्र, ये नामक जो है 2 पुस्तक लिखे हैं, हर्षचरित्र और कादम्बरी। और अगला है विशाखा दत्त। विशाखा दत्त ने कौन सी बुक लिखी थी? तो विशाखा दत्त ने ये मुद्रा राक्षस। कौन? मुद्रा राक्षस। और वात्सायन कौन लिखे थे? तो ये वात्सायन लिखे थे कामसूत्र। ठीक है, ये कामसूत्र। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम की कहानी है? तो किस में? तो ये है आपका मालविकाग्नि मित्र में। ठीक है, मालविकाग्नि मित्र। ये कौन लिखे हैं? मालविकाग्नि मित्र ये लिखे हैं आपके कालिदास। कौन लिखे हैं? कालिदास लिखे हैं। और मेघदूत भी कौन लिखे हैं? ये मेघदूत भी है कालिदास ने लिखा है। और रत्नावली जो है ये हर्षवर्धन ने लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो किस चीज़ से मुख्यतः बना था? तो ये उनका जो महल बना था ये लकड़ी का बना था। आगे है कि रज्जुक थे। रज्जुक क्या थे? तो रज्जुक थे, इसमें से क्या थे? तो रज्जुक थे आपके मौर्य शासन के अधिकारी। ठीक है, मौर्य शासन के अधिकारी जो होते थे ये रज्जुक कहलाते थे। आगे है कि शक सेना के अधिकारी, 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि बराक घाटी की कौन सी फसल जो है मुख्य है। तो कौन थी? ये धान जो है बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल थी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो इसमें से पूछ रहा है कि इन चारों में से किस प्रकार के वन की जो है विश्व में सर्वाधिक जो है फैलाव है। ठीक है, मतलब सर्वाधिक मात्रा में उनकी प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक है। तो कौन सा है? ये शीतोष्ण शंकु वृक्ष। कौन? शीतोष्ण शंकु वृक्ष जो है ये विश्व में सबसे ज़्यादा है प्रतिशत में। ठीक है, आगे देखते हैं, एक खगोलीय एकक औसत दूरी क्या है? तो एक खगोलीय एकक औसत दूरी क्या है? तो ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। ठीक है, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में किसका मेल सही नहीं है? तो इसमें हमको क्या बताना है? मेल बताना है। इसमें कौन सा सही नहीं है? तो ये ब्राज़ील धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर से आती है, तो ये सही है। हम्बोल्ट धारा, ठीक है, ये हम्बोल्ट धारा है, ये उत्तरी प्रशांत से नहीं आती है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका गलत है, बी।
गल्फ स्ट्रीम जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर की, ये सही है आपका, ठीक है, ये सही है। और उसके बाद अगुलहास जो धारा है ये हिंद महासागर की, ये सही है। यानी ब्राज़ील धारा जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर की है, ये सही है। और गल्फ स्ट्रीम जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर की है। और अगुलहास धारा जो है ये हिंद महासागर की है। आगे देखते हैं कि ये करीबा बांध निर्मित है, तो करीबा बांध जो है किस नदी पर है, तो ये किस नदी पर है, जाम्बेजी नदी पर है, ठीक है, जाम्बेजी नदी पर है। और ये जाम्बेजी नदी पर जो है एक और जलप्रपात है, कौन है, ये विक्टोरिया जलप्रपात, ठीक है, विक्टोरिया जो जलप्रपात है ये जो है जाम्बेजी नदी पर है, ठीक है, जाम्बेजी नदी पर है। अगर हम कुछ और नदी की जैसे बात कर लेते हैं अफ्रीका की, तो एक है कांगो जायरे नदी, ठीक है, कौन है, ये कांगो या इसका नाम और क्या है, जायरे, ठीक है, जायरे। ये जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती हैं, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती हैं। और लिम्पोपो एक नदी है, ठीक है, एक लिम्पोपो नदी है, ये जो है आपका मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। और भारत की जो है माही नदी, ठीक है, भारत की माही नदी ये कर्क रेखा को जो है 2 बार काटती है। क्या, कांगो और जायरे नदी जो है ये जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। और माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और जाम्बेजी नदी पर जो है एक करीबा बांध है। और इसके अलावा जो है ये विक्टोरिया जलप्रपात है जाम्बेजी नदी पे। आगे देखते हैं कि विश्व में कहवा के 2 अग्रणी उत्पादक कौन है। कहवा के पूछ रहा है कि अग्रणी जो उत्पादक जो देश है, सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है किन दो देशों में होता है, तो किन दो देशों में होता है, ये ब्राज़ील और वियतनाम में, ठीक है, ब्राज़ील और वियतनाम में जो है कहवा जो है सबसे ज़्यादा होता है। अगर कहवा की बात कर लेते हैं, कहवा जो है, कहवा के उत्पादन में जो है भारत का सबसे अग्रणी राज्य कौन है, ये असम है, अग्रणी राज्य कौन है, असम है। और हम कुछ मुख्य फसल की बात कर लेते हैं भारत के, जिससे काफ़ी, ठीक है, काफ़ी में जो है सबसे अग्रणी राज्य भारत का कौन है, ये कर्नाटक है, ठीक है, ये कर्नाटक है। और विश्व में कौन है काफ़ी के, ये ब्राज़ील है, ठीक है, ब्राज़ील है। काफ़ी के उत्पादन में जो है ब्राज़ील विश्व में नंबर 1 है और भारत में कर्नाटक है। और मूंगफली, ठीक है, मूंगफली में जो है ये गुजरात है, ठीक है, ये गुजरात जो है मूंगफली में अग्रणी है। और कपास में भी क्या है, गुजरात है, ठीक है, कपास में कौन है, ये गुजरात है, कपास में भी। और रेशम में कौन है, तो रेशम में जो है ये कर्नाटक है, ठीक है, ये कर्नाटक जो है रेशम में है प्रथम भारत के राज्यों में। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि वेनेजुएला विश्व का बड़ा, मतलब ये क्या है, वेनेजुएला में विश्व का सबसे बड़ा क्या है, ये क्या है, तेल उत्पादक केंद्र, मतलब कि पहले उत्पादक करता था, ये विश्व में सबसे तेल भंडारण है, सबसे, इस समय उत्पादक नहीं है, ये तेल भंडारण जो है विश्व में सबसे ज़्यादा वेनेजुएला देश में तेल का वही भंडारण जो है विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ है, वेनेजुएला में है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है, तो इनमें से कौन सा महाद्वीप है, तो ये अफ्रीका, कौन है, ये अफ्रीका महाद्वीप है जो है मानव जाति के जन्म स्थल कहलाता है। अगला है कि नीली नील यानी ब्लू नाइल नदी जो है निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है, तो ये पूछ रहा है कि नील नदी जो है, नीली नील नदी, नील नदी नहीं, नीली नील नदी, तो ये किस नदी से निकलती है, नीली नील नदी, तो ये आपकी निकलती है ताना झील से, ठीक है, ये ताना झील से। अगर हम सॉरी ताना झील नहीं, ये विक्टोरिया झील होगा, ठीक है, सॉरी विक्टोरिया झील होगा। देखिए विक्टोरिया झील से नीली नील नदी निकलती है और ताना झील से जो है ये श्वेत नील नदी निकलती है, ठीक है, श्वेत नील नदी। और ये आगे जाकर मिल जाती है दोनों नदियाँ और नील नदी के नाम से जो है आगे बहती है, ठीक है, ये नील नदी के नाम से आगे बहती है। और मिस्र को जो है नील नदी का क्या कहते हैं, वरदान कहते हैं, मिस्र को नील नदी का क्या कहते हैं, वरदान कहते हैं। अगले क्वेश्चन पाते हैं कि निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, तो ये बोला जाता है एबरडीन को, क्या, एबरडीन को बोला जाता है यूरोप के तेल की राजधानी। अब आगे देखते हैं कि इनमें से कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, तो ठीक है, तो ये कौन सा नहीं है,
तो ये ए है। कौन? ए। बियर। बियर जो है ये जो है ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। ग्रेट लेक्स में 5 झील आते हैं, एक सुपीरियर, ह्यूरोन, मिशिगन, ठीक है, और ईरी और एक है ग्रेट स्लेव। अगर सुपीरियर झील की अगर हम बात कर लेते हैं तो सुपीरियर झील जो है ये कहाँ है? ये यूएसए और कनाडा, ठीक है, यूएसए और कनाडा की सीमा पर है। और ह्यूरन झील की बात कर लेते हैं तो ह्यूरन झील भी ये जो है यूएसए और कनाडा में है, यानी इनके बॉर्डर पे है, कुछ यूएसए में उसका भाग पड़ता है और कुछ कनाडा में। और मिशिगन की बात कर लेते हैं तो ये यूएसए में है, ठीक है, ये मिशिगन जो है यूएसए में है। और ईरी जो झील है ये जो है यूएसए और कनाडा में है, ठीक है, यूएसए और कनाडा में। और ग्रेट स्लेव जो है ये कनाडा में है, ठीक है, ये ग्रेट स्लेव जो है ये कनाडा में है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? तो ये किस देश में अवस्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में कहाँ विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कांगो घाटी में, ठीक है, ये कांगो घाटी में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी उद्गार निम्न में से कहाँ नहीं होता है? तो ये कहाँ नहीं होता है इसमें? तो ये होता है ये बाल्टिक सागर, ठीक है, ये बाल्टिक सागर जो है ये यहाँ पे जो है ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप के समय किन तरंगों का जो है उद्भव होता है? तो भूकंप के समय किन तरंगों का होता है? तो ये आपका होता है PSL, ठीक है, ये PSL, ये 3 तरंगे, एक नहीं है, ये 3 तरंगे हैं, ठीक है। इसमें से जो ये L तरंगे हैं ये धरातल के पास चलती हैं, जो L तरंगे हैं ये धरातल के पास चलती है, ठीक है, L तरंगे। और ये PSL जो है तीनों तरंगे हैं ये जो भूकंप आने के जो है संकेत देते हैं। जान लीजिए कि जब वातावरण में PSL तरंगों का हलचल बढ़ गया तो मतलब कि भूकंप आने की जो है संकेत मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा था? तो किसने कहा था कि जन्म कुंडली? तो ये कहे थे KM मुंशी ने। क्या? KM मुंशी ने कहे थे, ठीक है। और अगर हम भीमराव अंबेडकर की बात कर लेते हैं तो भीमराव अंबेडकर ने जो आर्टिकल 32 है, ठीक है, यानी अनुच्छेद जो 32 है, इनको क्या कहा था? इस अनुच्छेद 32 को कहा था कि संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय को 30 जनवरी सन 2014 को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था? तो किस मतलब कि किस धार्मिक समुदाय को? तो ये आपका दिया गया था ये जैन धार्मिक समुदाय को जो है ये अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा होने पर राज्य पर मतलब कि कौन शासन करता है? तो कौन करता है? ये करता है आपका राज्यपाल, ठीक है, ये राज्यपाल करता है। और 356 जो है ये कब लागू होता है? कि ये होता है संवैधानिक, क्या? संवैधानिक विफलता के आधार पे, ठीक है, संवैधानिक विफलता के आधार पे जो है कि ये जो आपातकाल लगता है ये संवैधानिक विफलता के आधार पर 356 लागू होता है। और उसके बाद 352 की बात कर लेते हैं तो 352 जो है कब लगता है? ये वाह्य आक्रमण के आधार पे लगता है, सैन्य विद्रोह के आधार पे ये लगता है 352। और 360 है, ये 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल से है। क्या? ये वित्तीय आपातकाल से है। और उसके बाद हम ये बात कर लेते हैं कि जब 358 जब आपातकाल लग जाता है तो उसमें जब 358 अनुच्छेद है ये जब एक्टिव होता है, ठीक है, 358 जो अनुच्छेद है ये जब एक्टिव होता है तो ये जो स्वतंत्रता का अधिकार हमारा है 19, ये जो है निलंबित हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है उस समय। और 359 है जब ये लागू होता है,
359 जो है अनुच्छेद ये लागू होता है, तो हमारा समता का अधिकार मतलब कि जो 14 से 18 तक है ये समाप्त हो जाता है। और आपातकाल की स्थिति में कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं होता है? ये 20 और 21, ठीक है, 20 और 21 जो अनुच्छेद है ये हमारा निलंबित नहीं होता है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि सरकार की निम्नलिखित प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? तो किसमें? तो ये आपका है संघीय प्रणाली। क्या? संघीय प्रणाली में द्विसदन पद्धति का ये जो है एक अनिवार्य लक्षण है। इसमें संघीय प्रणाली में हमको ये लक्षण देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आधिकारिक लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? तो कौन करता है इनमें से? तो आपका करता है पंचायती राज, ठीक है। ये पंचायती राज जो है भारत में आधिकारिक लोकतंत्र की जो है लोकतंत्र जो है ये सुनिश्चित करता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या संबंधी मामला किस अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ये किस अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ये आपका आता है प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र में। क्या? प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र में जो संविधान की व्याख्या है ये प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र में आता है सर्वोच्च न्यायालय के। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है। तो जो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति जो न्यायाधीश होते हैं उनको जो है क्या बोलते हैं कि वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है। कब नहीं होती है? तो कब नहीं होती है? मतलब कि उस उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्त हुए हैं, मतलब कि जब वो जिस उच्च न्यायालय में वो जो है सेवानिवृत्त हुए हैं वो जो है वहाँ काम करने की उनको अनुमति वकील के रूप में नहीं होती है, जब वो न्यायाधीश से रिटायर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है? तो कौन कार्य करता है? तो ये आपका करता है भारत का महान्यवादी, ठीक है, भारत के महान्यवादी। अगर हम इसमें एक और पॉइंट आप लोग को बताना भूल गए, उच्चतम न्यायालय के बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में। तो उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय का जो है इसमें जो अनुच्छेद 214 है इसमें उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। और जो वर्तमान समय में उच्च न्यायालय की जो संख्या है वो कितनी है? ये 25 है। कितनी है? 25 है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की? तो ये राष्ट्रपति करता है, ठीक है, ये राष्ट्रपति करता है, ये राष्ट्रपति करता है। और उसके बाद शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है उनको राज्यपाल, ठीक है, ये राज्यपाल दिलाता है उनको। अब आगे देखते हैं, आगे हमने इसका बताया था कौन आंसर है, कौन से भारत सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो ये भारत का महान्यवादी होता है, ठीक है। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय जो है ये अनुच्छेद 124 में ये प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का अनुच्छेद 124 में जो है उल्लेख किया गया है। और न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाएगी? वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। और इनका जो अवकाश ग्रहण होता है वो 65 वर्ष होता है, 65 वर्ष बाद ये अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। और उसके बाद जो है अनुच्छेद 129 में उल्लेख है, क्या उल्लेख है? कि उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान है। उच्चतम न्यायालय को क्या? अभिलेख, ठीक है, अभिलेख न्यायालय का स्थान जो है प्राप्त है। अगर हम बात कर ले कि जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनको जो हटाने की व्यवस्था क्या है कि संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से जो है पारित होना चाहिए, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए और तब राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। मतलब कि जो लोकसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा है उसमें जो है प्रस्ताव जो है 2/3, ठीक है, 2/3 से जो है मतलब कि जितने लोग उपस्थित है उसका 2/3 लोग जो है इस प्रस्ताव के पक्ष में हो कि मुख्य न्यायाधीश को हटाना है। तो उनके जो है हटाने के जो पक्ष में है 2/3 जो है वोट पड़े, तब मतलब कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में, और तब उसके बाद जो है राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। और इनको सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनको शपथ कौन दिलाता है?
तो ये राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति दिलाते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे, तो त्यागपत्र किसे देंगे, ये राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है, ये राष्ट्रपति को देंगे अपना। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का जो है सदस्य कितने समय तक आप अपने पद पर बने रह सकते हैं, तो कितने माह तक, ये आपका है ये 6 माह, कितने 6 माह तक जो है आप अपने उस पद पर जो है बने रह सकते हैं। और इसमें हम एक पॉइंट और बताते हैं कि भारत का सॉलिसिटर जनरल और भारत का महान्यायवादी के बारे में। तो भारत का जो महान्यायवादी जो है ये भारत सरकार का क्या होता है, ये विधि अधिकारी होता है, ठीक है, भारत सरकार का जो है जो महान्यायवादी होता है भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है और इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है, इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और भारत का जो सॉलिसिटर है, ठीक है, सॉलिसिटर यानी ये नियंत्रक महालेखा जो परीक्षक है, इनकी जो है 148 में जो है भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होना चाहिए और इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। और इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है, 6 वर्ष, इसमें से जो पहले पूरा होगा उसी को माना जाता है। और यह इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि ये सार्वजनिक धन का संरक्षण करना, ठीक है, सार्वजनिक धन का संरक्षण मतलब कि कौन सा धन जो है कहाँ खर्च किया जा रहा है। और आगे अब देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल को जो है पद की शपथ कौन दिलाता है, जो राज्य के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो जो है राज्यपाल को कौन दिलाता है, वो शपथ दिलाता है, जो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय टेली बाजार में किस कंपनी की हिस्सेदारी सर्वाधिक है, तो किस कंपनी की, ये वोडाफोन कंपनी की। अब जो वोडाफोन जो है VI में चेंज हो गया है, अब VI में, ठीक है, ये दोनों जो कंपनी आपस में कोलैबोरेशन कर ली हैं, तो ये मार्केट की अभी भी बड़ी कंपनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि RBI ने बिना जमानत के किस कृषि कर्ज को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो किसको, तो ये आपका B, ठीक है, ये आपका 1.6 लाख, ये ऑप्शन C है, 1.6 लाख, 1.6 लाख को बढ़ाकर कर दिया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के किरादुल लौह अयस्क खान में उत्खनन का वहाँ के आदिवासियों ने धार्मिक आस्था के कारण जो है विरोध किया था, तो ये कहाँ का, ये छत्तीसगढ़ का, ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो किरादुल लौह अयस्क खान में उत्खनन जब वहाँ हुआ था तो वो आदिवासी वहाँ के जो है अपनी धार्मिक आस्था के कारण जो है उसका जो है ये विरोध किए थे, तो किस राज्य में, वो छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों में SC ST की भागीदारी कितनी है, तो ये कितनी है, तो ये 40% है, कितनी, ये 40% है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि नवीनतम पशुधन गणना के अनुसार देश में कुल पशुधन की संख्या कितनी है, तो ये कितनी है, तो ये आपका 535 मिलियन, अब तकरीबन 550 मिलियन के आसपास पहुंच गया है, ठीक है, एक कुछ डाटा पुराना है, नवीनतम जो है 550 के आसपास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पण में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये किसका उपयोग किया जाता है, ये अवतल दर्पण, ठीक है, किसका, ये उत्तल दर्पण का, ठीक है, उत्तल दर्पण का जो है हम अपने जो गाड़ी जो होता है ना, गाड़ी का शीशा, उसमें जो है हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं कि बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब कि बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ये कौन सा, ये कीरेटिन प्रोटीन पाया जाता है, कीरेटिन। और केसिन जो प्रोटीन है ये दूध में पाया जाता है, केसिन प्रोटीन जो है ये दूध में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ किया जाता है, तो ये किस प्रक्रिया द्वारा, ये स्कंदन प्रक्रिया द्वारा जो है ये शुद्ध किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लाल रक्त कणिकाओं का रंग जो है लाल होता है,
तो क्यों होता है लाल रक्त कणिकाओं का, तो उसमें हीमोग्लोबिन जो है पाने के कारण हीमोग्लोबिन मिलता है उसमें। तो हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, जो लाल रक्त कणिकाओं का जो होता है लाल रंग, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगर हम आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका की बात कर लेते हैं, आरबीसी, ठीक है। तो आरबीसी जो है, आरबीसी में जो है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसके अपवाद के लिए क्या है, लामा, ठीक है, एक लामा है। इसमें जो है इनके जो आरबीसी में जो है एक केंद्रक पाया जाता है। और ये आरबीसी के बारे में जो है क्या बोले कि ये केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है, अपवाद में क्या है, लामा, ठीक है। और हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन, ये जो हीमोग्लोबिन है इसमें जो है हीम, ठीक है, हीम प्लस ग्लोबिन, ठीक है, इसमें हीम और प्लस ग्लोबिन, इसका जो संधि है हिम का जो है, हिम जो है हिम नामक एक रंजक पदार्थ होता है, ठीक है, जिसका रंग क्या होता है, लाल होता है। और ग्लोबिन का मतलब कि लौह युक्त प्रोटीन, ठीक है, ग्लोबिन का मतलब क्या होता है, लौह युक्त प्रोटीन, ठीक है। इसी कारण जो है हीमोग्लोबिन इसको बोलते हैं। इसका जो आरबीसी का जो निर्माण होता है ये कहाँ होता है, ये अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है, अस्थि मज्जा में होता है। और जो भ्रूण अवस्था मतलब कि गर्भावस्था के समय यानी प्रेग्नेंट के समय इनका जो निर्माण होता है कहाँ होता है, यकृत और प्लीहा में होता है, ठीक है। कहाँ होता है, मतलब कि गर्भावस्था के समान, सॉरी ये इसमें भ्रूण अवस्था या फिर जब गर्भावस्था के समय इनका निर्माण कहाँ होता है, यकृत एवं प्लीहा में होता है। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है, इनकी मृत्यु भी कहाँ होती है, ये यकृत और प्लीहा में होती है, ठीक है, यकृत और प्लीहा में होती है। और अगर हम बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी की, क्या, डब्ल्यूबीसी की, अब डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, ये अस्थि मज्जा में, ठीक है, अस्थि मज्जा में या लिम्फ नोड, ठीक है, लिम्फ नोड में होता है। और इनका कार्य क्या होता है, शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाता है, ठीक है, ये शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाता है। शरीर को रोगों से, जो बाहरी रोग होते आते हैं, कोई भी अटैक करता है तो उनसे हमारी क्या करता है, डब्ल्यूबीसी रक्षा करता है। अगर हम प्लेटलेट्स की बात कर लेते हैं, प्लेटलेट्स की, ठीक है, प्लेटलेट्स की बात कर लेते हैं, तो यह केवल किस में पाया जाता है, प्लेटलेट्स, ये मनुष्य और स्तनधारियों में, ठीक है, ये मनुष्य और स्तन जो धारी जितने जीव है स्तनधारी, ठीक है, उसमें ये पाया जाता है। और इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है प्लेटलेट्स का। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है, ये प्लीहा में होती है, इनकी मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा में। और इनका कार्य क्या होता है, रक्त का थक्का, ठीक है, रक्त का थक्का बनने में क्या करते हैं, ये मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है जोहान्स ने दिया था, तो किन शब्द को जोहान्स ने दिया था, तो ये जीन शब्द जो है जोहान्स ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि जैनिको प्रौद्योगिकी है, जैनिको प्रौद्योगिकी क्या है, तो क्या है, ये आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की एक तकनीक है। जैनिको प्रौद्योगिकी क्या है, आनुवंशिकी जो है रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की एक क्या है, एक तकनीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है, जो स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है, हर्बेरियम, क्या, हर्बेरियम जो है स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का काम करने वाला द्रव कौन सा है, तो ये कौन सा है, तो ये आपका द्रवी अमोनिया है, क्या, द्रवी अमोनिया है, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर से जो निकलता है हानिकारक जो पदार्थ निकलता है वो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ये ओजोन परत के लिए बहुत हानिकारक है, जो रेफ्रिजरेटर से निकलने वाला क्या एक तरह का ये धुआं है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस चूना पानी की दुधिया बनाती है, तो कौन सी गैस बनाती है, तो ये आपका बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है, इनमें से ये पूछ रहा है कि कौन सा रोग जो है जीवाणुओं द्वारा होता है, तो ये तपेदिक जो है ये जीवाणुओं द्वारा होता है। जीवाणु द्वारा और कौन सा रोग होता है, हैजा होता है, ठीक है, और टिटनेस होता है, और कौन होता है, प्लेग होता है, ठीक है, टाइफाइड होता है, और क्षय रोग होता है, क्षय रोग, और कौन सा होता है,
डिप्थीरिया, क्या? डिप्थीरिया, ठीक है। ये जो है जीवाणुओं द्वारा होता है। अगर हम बात कर लेते हैं विषाणु यानी विषाणु द्वारा, ठीक है, यानी वायरस, ठीक है, वायरस जिसे हम क्या कहते हैं? वायरस। तो वायरस द्वारा कौन से रोग होते हैं? ये एड्स होते हैं, ठीक है, एड्स होते हैं, डेंगू ज्वर होते हैं, ठीक है, डेंगू ज्वर होते हैं, और ये पोलियो होता है, ठीक है, चेचक होता है, ठीक है, पोलियो, चेचक होता है, खसरा होता है, ट्रेकोमा होता है, ठीक है, ट्रेकोमा होता है, और रेबीज होता है। और एक छोटी माता जो बड़ी माता है ये भी वायरस के द्वारा होता है। और मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ द्वारा होता है। क्या? प्रोटोजोआ द्वारा होता है। प्रोटोजोआ द्वारा मलेरिया होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था? एक सापेक्षता का सिद्धांत जो आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है, और एक जो इसका जो नवीन सापेक्षता सिद्धांत पूछ रहा है कि किसने प्रतिपादित किया है, तो किसने किया है? ये जी.बी. नार्लिकर, क्या? जी.बी. नार्लिकर ने किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ के द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया जो कणों के बिना वास्तविक गतिमान हुए को क्या कहती है? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं, ये ऑप्शन ए सही, चालन कहते हैं, ठीक है, चालन कहते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया जो कणों के बिना वास्तविक गतिमान, मतलब जैसे लकड़ी है, ठीक है, ये बिना कणों के बिना वास्तविक गतिमान के, ठीक है, बिना कणों के वास्तविक गतिमान, ठीक है, चालन। चालन के क्या होता है? जैसे कि ये चालन में होता है आपका ये कोई पदार्थ हो गया लकड़ी, ठीक है, इसमें ये होता है कि ये जो कण है, ठीक है, ये कण जो है अपने स्थान पे स्थिर रहेंगे। जब हम इसको गर्म करते हैं, ये लोहा मान लीजिए, इनके इसको गर्म करेंगे, ये जो कण है इसको अपना देगा ऊष्मा, फिर इसको ये देगा, तो पदार्थ के जो कण है ये अपने स्थान से नहीं लेंगे, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अपना ऊष्मा जो है प्रदान करते हैं, और इस तरह जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। और सम्मोहन में क्या होता है? जैसे हम पानी गर्म कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो है पानी नीचे से गर्म कर रहे हैं, तो ये जो पानी के जो कण है, ये वाला जो गर्म हो जाएगा कण, तो ये ऊपर चल जाएगा, ठीक है, ये अपना स्थान जो स्थानांतरित करके ऊपर, फिर ऊपर का कण जो है नीचे आएगा, फिर ये गर्म हो जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। तो ये ऐसे जो है सम्मोहन में चलते हैं। और विकिरण में जो है इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती, जो सूर्य का जो प्रकाश चलता है वो इसका उदाहरण है। आगे हम लोग देखते हैं कि जब कोई तरंग किसी पदार्थ में से जो परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके उसमें जो है कि मतलब कि ये बोला है कि कोई तरंग किसी दर्पण में से जब परावर्तित होता है तो आयाम, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और वेग, मतलब कि इनमें से किस में जो है एक में परिवर्तन आता है। तो किस में आता है? ये आयाम में आता है, ठीक है, किस में? आयाम में जो है जब कोई भी तरंग जो है दर्पण से परावर्तित होता है तो उसके आयाम में क्या होता है? परिवर्तन आता है। अब अगला क्वेश्चन है कि जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो कैसा रंग दिखाई देता है? तो कैसा दिखाई देता है? ये काला रंग दिखाई देता है, ठीक है। जब हम आकाश में से जब देखते हैं ये आकाश में से, तो कैसा दिखाई देता है आकाश? जब वायुयान से जब देखते हैं आकाश को तो ये काला दिखाई देता है आकाश। अगला क्वेश्चन है कि कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त होता है? तो किस भाग से प्राप्त होता है? ये छाल से प्राप्त, जो कुनैन जो मलेरिया की जो इलाज की दवा है इस सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। तो ये आज का हमारा जो बिहार पुलिस की प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे ये वीडियो ऐसे आते रहेंगे देखने के